दोस्तों, स्क्रीन पर आप दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल और न्यूज चैनल की हेडलाइन देख सकते हैं। यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ बड़े एक्शन का मन बना लिया है। दरअसल यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर लगभग 93 अरब यूरो के भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही ये भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियों को यूरोप बाजार में सीमित किया जाए। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में उठाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच कोई समझौता नहीं होता तो वह यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाएंगे। उनकी योजना के मुताबिक 1 फरवरी से 10% टैरिफ और 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की डील नहीं कर लेता। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद रणनीतिक बनाती है। ये इलाका आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से मिसाइल अटैक की शुरुआत, चेतावनी प्रणाली, समुद्र निगरानी और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस तीनों की नजरें लंबे समय से ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। ट्रंप इससे पहले भी साल 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दे चुके हैं। अब उन्होंने दोबारा ये मुद्दा उठाया है और यहां तक कह दिया कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड वापस दे देना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनता है तो ये अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। लेकिन यूरोप इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा और यूरोप अपने मूल्यों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मुद्दे पर यूरोप के 8 देशों डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इन देशों ने चेतावनी दी कि अमेरिका के टैरिफ ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे और दुनिया को एक खतरनाक आर्थिक टकराव की ओर ले जा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत की है। उन्होंने ट्रंप से कहा है कि नेटो की सामूहिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल गलत है। स्टारमर का मानना है कि इससे नेटो की एकता कमजोर होगी और रूस जैसे देशों को फायदा मिलेगा। अगर इन टैरिफ्स को लागू किया जाता है तो इसका असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 से 25% का टैरिफ ब्रिटेन को मंदी की ओर ढकेल सकता है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। यूरोपीय यूनियन अब इस पूरे मामले को रणनीतिक तरीके से हैंडल करना चाहता है। ब्रसेल्स में हुई बैठक में यह तय किया गया कि अमेरिका पर संभावित जवाबी कार्रवाई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में ट्रंप से होने वाली बातचीत में एक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ प्लान पर आगे बढ़ता है तो यूरोप अपनी एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि यूरोप उन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है जो आर्थिक दबाव बनाकर राजनीतिक फैसले थोपने की कोशिश करते हैं। इस बीच नेटो के महासचिव मार्क रूटो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी चिंता जताई है। कनाडा ने साफ कहा है कि आर्कटिक की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका सहयोग है, न कि दबाव और धमकी। नेटो के भीतर रहकर ही इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में आम जनता का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। राजधानी न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में ट्रंप की योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों ने बताया कि हाल ही में हुए एक सर्वे में सिर्फ 6% लोग अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, जबकि 85% लोगों ने इसका विरोध किया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के इस विचार को ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। एक हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 17% अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के पक्ष में है, जबकि लगभग आधे लोग इसके खिलाफ हैं। कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ टैरिफ या ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन, संप्रभुता के सम्मान और सहयोग बनाम दबाव की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दावोस में होने वाली बातचीत इस टकराव को शांत करती है या दुनिया एक नए आर्थिक और राजनीतिक तनाव की ओर बढ़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की, जिस पर अब एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल फ्रांस और जर्मनी मिलकर जिस फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, वह अब तय समय पर आगे नहीं बढ़ पाया है। जनवरी 2026 तक अगला डेवलपमेंट फेज फाइनल होना था, लेकिन
तय डेडलाइन निकल जाने के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। हालांकि फ्रांस और जर्मनी दोनों देश अभी भी यही कह रहे हैं कि FCAS प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देरी ने जर्मनी को एक नया रास्ता सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बर्लिन ने स्वीडन की कंपनी साब के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है, जिसे प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के आखिर में एयरबस और साब के बीच अगली पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये नया प्रोजेक्ट FCAS का बैकअप माना जा रहा है। खास बात यह है कि स्वीडन पहले से ही अपने फ्यूचर फाइटर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, जिसे अनौपचारिक रूप से F सीरीज कहा जाता है। FCAS प्रोग्राम की दिक्कतें नई नहीं है। फ्रांस और जर्मनी के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, जैसे किस देश को लीड रोल मिलेगा, कौन सा काम कौन करेगा, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। इन सब बातों पर बार बार विवाद हुआ है। अब जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस होना इन मतभेदों को फिर से सामने ले आया है। इसी बीच एक अहम और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने इस बात पर भी चर्चा की है कि भारत को भविष्य के किसी फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। ये भागीदारी ऑब्जर्वर के रूप में भी हो सकती है और फुल पार्टनर के तौर पर भी। इसके पीछे जर्मनी की सोच बिल्कुल साफ है। अगर भविष्य में फ्रांस FCAS से अलग होता है और जर्मनी साब के साथ आगे बढ़ता है, तो ये प्रोजेक्ट अकेला स्वीडन के भरोसे आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। किसी भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को सफल बनाने के लिए बड़े ऑर्डर और भारी निवेश की जरूरत होती है। यहीं पर भारत एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है। भारत को आने वाले दशकों में सैकड़ों नए फाइटर जेट्स की जरूरत होगी। MiG-29, मिराज 2000, जगुआर और भविष्य में सुखोई 30 MKI जैसे विमानों को धीरे धीरे बदलना होगा। इतनी बड़ी जरूरत दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मन अधिकारियों ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर अनौपचारिक स्तर पर रुचि टटोलने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। वजह साफ है, जर्मनी खुद अभी ये तय नहीं कर पाया है कि उसका अगला फाइटर जेट प्रोग्राम किस दिशा में जाएगा। अगर FCAS पूरी तरह टूटता है तो जर्मनी और स्वीडन मिलकर F सीरीज प्रोजेक्ट को तेज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को औपचारिक रूप से साझेदार बनने का न्योता दिया जा सकता है। इससे प्रोजेक्ट को पैसा, बड़े ऑर्डर और इंडस्ट्रियल स्केल तीनों मिल सकते हैं। भारत के लिए भी ये मौका अहम हो सकता है। इस तरह की साझेदारी भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में गहरी भागीदारी का रास्ता खोल सकता है। भारतीय कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती है। यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ब्रिटेन, इटली और जापान का GCAP प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है और उसे FCAS का बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इससे फ्रांस और जर्मनी दोनों पर दबाव बढ़ गया है कि या तो आपसी मतभेद जल्दी सुलझाए या फिर नए साझेदार खोजे। फिलहाल FCAS कागज पर जिंदा है, लेकिन जर्मनी की साब से बातचीत ये साफ दिखाती है कि भरोसा कमजोर पड़ चुका है। अगर आने वाले समय में भारत इस कहानी में आधिकारिक रूप से एंट्री करता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडो यूरोपियन रक्षा साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को यूरोप के इस प्रोजेक्ट में घुसना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।